class है। My dear beloved students, today we will discuss question from 1 to question number 15 of test number 11 held on 7th July. First question number 1 related to gravitation. यहाँ पर जो है अर्थ का रेडियस r है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंगुलर स्पीड फार्मूला क्या होता है फर्स्ट के लिए, जी डैश इजकल टू कितना, जी डैश इजकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, फर्स्ट हुआ जी डैश इजकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आपको निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है जब वह वेटलेस अपीयर हो। तो एंगुलर वेटलेस अपीयर होगा तो जी डैश इजकल टू जीरो होगा, जीरो इजकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और जी इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा स्क्वायर इजकल टू जी अपॉन आर, और ओमेगा इजकल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। ठीक है, ओमेगा इजकल टू अंडर रूट जी अपॉन आर। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। जब 4 न्यूटन का टेंशन लगाया जाता है, जब यूज किया जा अप्लाइड किया जाता है, उस समय जो है टेंशन जो है आपको ए है, मतलब लेंथ में जो चेंज है वो ए है, और जब 5 न्यूटन लगाया जाता है तो बी है। तो आपको 9 न्यूटन पर लेंथ बताना है। तो यहाँ पर जो है सेकेंड क्वेश्चन में फॉर्मूला याद रखिए, एल डैश इजकल टू एल प्लस टी अपॉन के। टी अपॉन के क्यों लिखे, क्योंकि एफ इजकल टू के एक्स होता है जहाँ एक्स फोर्स कांस्टेंट है, एफ इजकल टू के एक्स होता है जहाँ एक्स फोर्स कांस्टेंट है। तो एक्स की जगह एफ बाई के लिख सकते हैं, यहाँ टेंशन है तो क्या लिख देंगे, टी बाई के। तो पहला इक्वेशन कितना हो जाएगा, एल डैश का मान ए है, एल प्लस 4 बाई के, टेंशन 4 है पहला इक्वेशन, ए इजकल टू एल प्लस 4 बाई के। दूसरा होगा बी इजकल टू एल प्लस 5 बाई के, दूसरा इक्वेशन जो होगा बी इजकल टू एल प्लस 5 बाई के। ठीक है, और यहाँ पर जो है एल डैश इजकल टू एल प्लस 9 बाई के। ठीक है, तीसरा इक्वेशन होगा एल डैश इजकल टू एल प्लस 9 बाई के। जब 4 न्यूटन है तो लेंथ ए दिया है, जब 5 न्यूटन है तो लेंथ बी दिया है। आपको 9 न्यूटन पर लेंथ बताना है। ये दो इक्वेशन आपके सामने आया, दोनों इक्वेशन से आप एल और के का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशन से आप एल और के का वैल्यू निकाल लीजिए, और एल और के का वैल्यू यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। क्लियर, इक्वेशन थर्ड में एल और के का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका एल डैश निकल जाएगा। एल डैश पूछ रहा था और एल डैश का मान होगा 5b माइनस 4a। क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पर W इजकल टू कितना होगा, W इजकल टू mg इंटू 1/2 H2 माइनस H1। ठीक है, W इजकल टू होगा mg इंटू 1/2 mg कितना, H2 माइनस m1। m का मान क्या होगा, m इजकल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, 1/2 H2 माइनस H1 इंटू a। ठीक है, 10 W इजकल टू रो, m का मान पुट कर रहे हैं 1/2 H2 माइनस H1 इंटू a इंटू g इंटू 1/2 H2 माइनस H1। ठीक है, और W इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 रो H2 माइनस H1 द होल स्क्वायर G। ठीक है, इंटू ए। ठीक है, देखिए वर्क डन निकालना है। वर्क डन कितना होगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा mg W बराबर mg इंटू 1/2 H2 माइनस H1। क्लियर है, मास नहीं दिया हुआ है। m का मान क्या हो जाएगा, v इंटू रो, और v का मान कैसा हो जाएगा, 1/2 H2 माइनस H1 इंटू ए। 1/2 H2 माइनस H1 इंटू ए पुट कर दिए यहाँ पर v के जगह, और आपका w जो आ गया 1/4 रो H2 माइनस H1 द होल स्क्वायर इंटू जी इंटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 3 था।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। रो हो गया डेंसिटी ऑफ स्फीयर, रो नॉट हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मेटल बराबर 4/3 पाई आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू इंटू जी। क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है आपको वेट ऑफ मेटल 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू रो जी इंटू रो, और यहाँ पर जो है फॉर फ्लोटेशन के लिए, फ्लोट करने के लिए दोनों वेट बराबर होना चाहिए। तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू रो इंटू जी बराबर 4/3 पाई आर क्यू रो नॉट इंटू जी कैंसिल, ठीक है। 4/3 पाई कैंसिल, और आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू इंटू रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू कितना हुआ आर क्यू, और आर क्यू माइनस आर क्यू इंटू सिग्मा इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। सिग्मा क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, सिग्मा इक्वल टू रो बाई रो नॉट होगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं आर क्यू रो -1 इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल आर क्यू इंटू सिग्मा, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर बराबर सिग्मा अपॉन सिग्मा -1 का पावर 1/3। समझ गए। आपको रेशियो पूछ रहा है किसका, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का। कैपिटल आर अपॉन एस देखिए, पहले डेंसिटी कितना है, रो है, वाटर का रो नॉट है, वेट इतना हुआ, फ्लोटेशन फॉर फ्लोटेशन जितना डिस्प्लेस होगा वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर जो है आपको कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू पूछ रहा है। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू होगा यहाँ पर जो है सिग्मा अपॉन सिग्मा -1, सिग्मा अपॉन सिग्मा -1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर रेडियस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू इतना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सरफेस टेंशन, यहाँ पर सरफेस टेंशन से रिलेटेड है, और सरफेस टेंशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5। W वर्क डन W बराबर होगा 4 पाई r² t, ठीक है। V बराबर कितना होगा 4/3 पाई r³, ठीक है, और W बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई t, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3V अपॉन 4 पाई का पावर 2/3, ठीक है। न्यू वर्क डन कितना होगा, न्यू वर्क डन W डैश इक्वल टू 4 पाई t इंटू 3, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो रहा है V से 8V, यहाँ 8V अपॉन 4 पाई का पावर 2/3, और W डैश इक्वल टू 4 पाई t, यहाँ पर 3V बाई 4 पाई का पावर 2/3 इंटू 8 का पावर 2/3, और W डैश इक्वल टू 4 पाई t 3V बाई 4 पाई का पावर 2/3, इतना की जगह हम W लिख सकते हैं, और 8 का पावर 2/3 का वैल्यू हुआ 8 का पावर 1/3 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो W डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, W डैश का वैल्यू हो जाएगा 4W, ठीक है। क्योंकि यहाँ रेडियस के टर्म में नहीं दिया है, यहाँ रेडियस के टर्म में नहीं दिया है, यहाँ वॉल्यूम के टर्म में दिया है।
वर्क डन कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर टी, भी बराबर 4/3 पाई आर क्यू, डब्ल्यू बराबर 4 पाई टी 3 भी बाई 4 पाई 2 का पावर 3। न्यू वर्क डन डब्ल्यू डैश इजकल टू समय वॉल्यूम कितना हो रहा है 8 भी, और अलग अलग कर दिए, उतना की जगह हम डब्ल्यू लिख दिए और आपका डब्ल्यू डैश कितना आ गया 4W। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है विस्कोसिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 विस्कोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स v बराबर कितना होगा, v बराबर होगा √2gd। ठीक है, और टाइम t बराबर √2h/d, 2h/g। रेंज v इक्वल टू कितना होगा, रेंज r इक्वल टू कितना होगा vt, यहाँ पर √2gd इंटू √2h/g, यहाँ पर कितना आ गया r बराबर 2√dh होगा, और r स्क्वायर बराबर 4dh और d बराबर r स्क्वायर बाई 4h, d बराबर r स्क्वायर बाई 4h। ठीक है, आंसर इसका जो होगा 6 का वो 7C होगा। ये आंसर आ चुका है। डी पूछ रहा है, डी बराबर कितना होगा r स्क्वायर बाई 4h। ठीक है, 7 क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन आपको रिलेटेड है इससे SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो है आपको x1 बराबर कितना हो गया 7, x1 बराबर कितना हो गया a sin ओमेगा t, x1 बराबर a sin ओमेगा t, x2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5, x बराबर x2 माइनस x1 बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5 माइनस साइन ओमेगा टी। सेपरेशन जो होगा, सेपरेशन विल बी मैक्सिमम, सेपरेशन विल बी मैक्सिमम when dx upon dt is equal to 0। सेपरेशन विल बी मैक्सिमम when dx upon dt is equal to 0। तो 0 बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर a ओमेगा और a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बराबर प्लस माइनस a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको a ओमेगा कैंसिल, a ओमेगा कैंसिल, और यहाँ पर जो है आपको ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन इज नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव साइन पॉसिबल नहीं है। तो 2 ओमेगा टी इक्वल टू कितना हुआ 5, 2 ओमेगा टी इक्वल टू 5 मतलब माइनस 2 ओमेगा टी इक्वल टू 5, और ओमेगा टी इक्वल टू माइनस 5/2। अब यहाँ पर देखिए एक्स मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ये साइन, यहाँ पर माइनस 5/2 प्लस 5 माइनस ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख दिया माइनस 5/2। एक्स मैक्स का वैल्यू कितना है √2a इक्वल टू a 2 साइन 5/2, ए कैंसिल, साइन 5/2 इक्वल टू √2/2 1/√2 साइन π/4, 5/2 इक्वल टू π/4,
और फाई इक्वल टू पाई बाई 2 और फाई इक्वल टू आ गया पाई बाई 2। ठीक है, आंसर होगा इसका। आंसर जो होगा, जो फेज डिफरेंस पूछ रहा है, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है तो फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई बाई 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लैम्डा इक्वल टू V बाई एन बराबर 1 बाई एन, V का मान √T बाई म्यू बराबर 1 बाई एन √T बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू रो लैम्डा √D स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट है। तब यहाँ लैम्डा D बराबर कांस्टेंट और लैम्डा A अपॉन लैम्डा B बराबर dB अपॉन DA होगा। dB अपॉन DA बराबर 0.5 10 का पावर -3 अपॉन 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 कैंसिल। 0.2 का मान कितना आ गया? 0.5 का मान आ गया 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वेव से रिलेटेड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक, the frequency of nth harmonic is 420 hertz. The frequency of n plus 1th harmonic is 490 hertz. 490 हर्ट्ज व 420 बराबर n अपॉन 12 √T अपॉन न्यू और 490 n प्लस 1 12 √T अपॉन न्यू इक्वेशन 2 हो गया। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। दोनों इक्वेशन को n का मान निकालना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिएगा तो n का मान जो है वो 6 आएगा, n का वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है और लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है? 20%। तो L डैश बराबर कितना? L में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है? 20%। 20 अपॉन 100 L बराबर 1.12। 30 इक्वल टू 1/12 √T बाई न्यू इक्वेशन 1 और n डैश इक्वल टू 1/2 इंटू L के जगह 1.12 √T बाई न्यू इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कीजिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो n डैश कितना आ जाएगा? n डैश आ जाएगा 25 हर्ट्ज। दोनों को इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 25 हर्ट्ज। आपको पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी बराबर 30 - 25 बराबर 5 हर्ट्ज। 30 - 25 बराबर 5 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एक्सपेंशन से रिलेटेड है। I ओमेगा इक्वल टू I1 ओमेगा 1 ml स्क्वायर बाई 3। रॉड जो है 1 एंड से है, ओमेगा ml1 स्क्वायर बाई 3 ओमेगा 1 यहाँ पर और ओमेगा 1 बाई ओमेगा
बराबर L अपॉन L1 द होल स्क्वायर, L अपॉन L 1 प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर, ओमेगा 1 बाई ओमेगा बराबर 1 अपॉन L कैंसिल 1 प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा टी का पावर -2, और इसको K मान लीजिए। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा इक्वल टू K माइनस 1 बाई K, ठीक है, K माइनस 1 बाई K माइनस 1। यहाँ पर दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट किया गया, दोनों तरफ 1, ओमेगा 1 बाई ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू K माइनस 1 इक्वल टू K माइनस 1, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्रोपोर्शनल कितना होगा, ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा के। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू एक्सपेंशन। V बराबर कितना, V0 1 प्लस 60 गामा AFE, स्मॉल v बराबर स्मॉल V0 1 प्लस 60 गामा HD, V बाई गामा V बाई स्मॉल v, V0 बाई स्मॉल V0 इंटू 1 प्लस 60 गामा FE अपॉन 1 प्लस 60 गामा HG। यहाँ पर V बाई स्मॉल v को K1 मान लो, V0 बाई स्मॉल V0 को K2 मान लो, K1 अपॉन K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K1 अपॉन K2 इक्वल टू 1 प्लस 60 गामा FE अपॉन 1 प्लस 60 गामा HG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पीवी डायग्राम है, और आपको मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस बताना है ए से बी में स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान समझिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c होता है, तो y की जगह p हो जाएगा, p इक्वल टू mv प्लस c। तो ये यहाँ पर इक्वेशन लीजिए, 2p0 इक्वल टू mv0 प्लस c, ठीक है। यह क्वेश्चन 2 हो गया। p0 बराबर m, यहाँ वॉल्यूम हो गया 2v0 प्लस c, यह इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पर जो है आप इसमें जो है 2p0 बराबर यहाँ पर माइनस m की जगह स्लोप क्या होगा, माइनस p0 बाई v0 इंटू v0 प्लस c कैंसिल, और c बराबर कितना हो गया, c बराबर 3p0। और यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 से भी आएगा c बराबर 3p0, और इक्वेशन 3 से भी आएगा c बराबर 3p0, क्योंकि स्लोप का वैल्यू हुआ y बाई एक्स, m tan थीटा हुआ y बाई एक्स, तो यहाँ पर कितना हो गया p0 बाई v0 माइनस p0 बाई v0। अब सुनिए pv बराबर कितना होता है, pv बराबर nRT, pv बराबर nRT, p बराबर nRT अपॉन v, nRT अपॉन v, और t बराबर pv अपॉन nr बराबर 1 बाई nr, और mv स्क्वायर, pv की जगह क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर प्लस cv dv बाई, अब यहाँ पर क्या कर दिए
dv बाई dt बाई dv डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dt बाई dv इक्वल टू 1/nr। यहाँ पर कितना होगा 2mv प्लस c, ठीक है। मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा dt, मैक्सिमा के लिए dt अपॉन dv क्या हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 1/nr, यहाँ पर 2mv प्लस c, ठीक है 2mv प्लस c, और v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा nr तो 0 हो गया, v बराबर आ जाएगा -c अपॉन 2m, v बराबर -c अपॉन 2m। मैक्सिमम के लिए कंडीशन हुआ तो t मैक्स कितना निकलेगा, v का मान पुट कीजिए 1/nr, कितना था 1/nr, m v स्क्वायर है, v स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे माइनस माइनस प्लस हो गया 4m स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस c स्क्वायर अपॉन 2m, एक m कैंसिल हो गया, t मैक्स बराबर 1/nr c स्क्वायर अपॉन 4m माइनस c स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पर 1/4nr गुने माइनस प्रोडक्ट ले लिए माइनस c स्क्वायर अपॉन 4m, और 1/4nr इंटू c का मान कितना है, c का मान पहले लाए थे, c का मान 3p0 है, तो 3p0 का स्क्वायर अपॉन m स्लोप है तो 2 माइनस, यहाँ तो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया p0/v0, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर आएगा t मैक्स इक्वल टू आएगा 9p0 v0 अपॉन 4nr, 9p0 v0 अपॉन 4nr, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिया, p बराबर y बराबर mx प्लस c होता है, तो p बराबर mv प्लस c, दो कंडीशन में 2p0 v0 के लिए 2p0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लिए, और p0 के लिए 2v0 है, ले लिए, दोनों को सॉल्व किए, c का मान दोनों इक्वेशन से कितना आ रहा है 3p0, और वहाँ पर स्लोप का मान पुट कर दिए, उसके बाद p का मान nRt/v, t का मान उसे निकाल लिए, v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, चूंकि dy/dx मैक्सिमा के लिए 0 होता है तो dt/dv 0 होगा, उससे v निकाल लिए, v कितना आ गया -c/2m, और वो वैल्यू यहाँ t में पुट कर दिए तो t मैक्स निकल गया, क्योंकि मैक्सिमम के लिए कंडीशन निकाले थे तो t मैक्स निकल गया, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 रेडिएशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है आपको एरिया के प्रोपोर्शनल होता है तो इसका एक्यूरेट है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ कूलिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है, रेडियस पर, एरिया पर भी डिपेंड करता है, तो बाकी तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर 4:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर कोई लेक है और लेक में जो है आपको आउटसाइड, लेक के बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर निगेटिव में हो जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर निगेटिव में हो जाता है तो लेक के टॉप पर मेल्ट कर जाता है आइस, तो यहाँ पर जो है उसका जो मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द टॉप ऑफ लेक, ये डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, और डायरेक्ट फार्मूला आपका जो है वो 1/2 यहाँ पर जो 1/2 ρl kT इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये सीधे डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर T है, तो ये आपके सामने x1 से x2 इंक्रीज करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फार्मूला निकाला, टाइम का फार्मूला डायरेक्ट दिया गया है, ρl/2 kT x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर,
x1 से x2 थिकनेस तक इंक्रीज। टेस्ट 11 क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है अ चार्ज पार्टिकल Q ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड होने चाहिए। तो इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिया है। चार्ज पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, तो इस पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स अगर ऊपर हम कंसिडर करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का किधर डायरेक्टेड होना जरूरी है, इनवर्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में 4 फिंगर्स को स्ट्रेच करो, ऐसे कर्ल करो तो हम रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी डिटेल में समझने के लिए मैंने बता दिया। तो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है। अब ये अगर नहीं होता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या होता, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमने लग जाता। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो इससे हमारा मतलब ये हुआ, इससे एक इंफॉर्मेशन मिली, एफ बी मस्ट बी इक्वल टू एफ ई, दोनों को इक्वेट कर दो, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहां से हमें पता चल गया वेलोसिटी v, ये हमें क्योंकि q कैंसिल हो गया और v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास e डिवाइडेड बाई b। अब ये हमें वेलोसिटी मिली, और आगे क्वेश्चन में हमें बताने के लिए क्या कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्विच ऑफ कर दिया तो अब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उस सर्कल का रेडियस बताओ। तो सर्कल का जो रेडियस होता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं mv डिवाइडेड बाई qb। यहाँ पर हम v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। और एक और चीज इसमें लिखा है स्पेसिफिक चार्ज s है, मतलब q बाई m जो है चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, इसकी जगह पे हमें s पुट करना है। तो हम इस m को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो v और ये m यहाँ आके q बाई m बन जाएगा, तो s लिख देते हैं और b लिख देते हैं। अब हमें v नहीं पता, तो v की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e बाई b, तो ये हमें मिल जाएगा e डिवाइडेड बाई, एक b ऑलरेडी है, एक ये वाला भी यहाँ पहुँच गया, एस बी स्क्वायर। तो ये रेडियस है और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में हमें मिला। अब नेक्स्ट लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक क्यूब है, यूनिफॉर्म क्यूब है, जिसके टॉप मोस्ट सरफेस पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया, और क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो लेस देन 1/2 है। कितना है वो हमें नहीं गिवन है, लेस देन 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन भी है कि टॉपलिंग नहीं हो रही है, जस्ट टॉपलिंग वाली कंडीशन है, और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो डेफिनेटली इस यहाँ पर जो फोर्स का टॉक है इस पॉइंट के अबाउट, वो इसको इधर रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन mg का टॉक जो है वो फोर्स के टॉक से ज़्यादा है, और इसलिए ये जो है सिस्टम को बैलेंस कर दे रहा है। तो हमें ये फोर्स नहीं पता है और इस पॉइंट के अबाउट टॉपलिंग हो भी नहीं रही है, तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट फोर्स और mg का टॉक लें तो हम इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि mg का टॉक फोर्स के टॉक के इक्वल नहीं है, अदरवाइज जस्ट टॉपलिंग वाली कंडीशन हो जाती। क्योंकि टॉपलिंग कर ही नहीं रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि f इंटू ए इक्वल्स टू mg इंटू ए बाई 2, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट टॉपलिंग वाले कंडीशन और क्वेश्चन में लिखा है टॉपलिंग नहीं हो रही है। तो टॉपलिंग नहीं हो रही है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, और हम फोर्स जानना चाहते हैं तो हम सेंटर के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इसका जो है वो बैलेंस कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि रोटेशन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो सेंटर के अबाउट जो एफ का टॉर्क होगा वो होगा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अबाउट ए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अबाउट पॉइंट ए फोर्स एफ और ये डिस्टेंस हो गया a बाई 2। उसके बाद नॉर्मल mg, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो डेफिनेटली नॉर्मल mg के इक्वल होगा। तो जो नॉर्मल का टॉक है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पॉइंट के अबाउट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और लेकिन इसका जो टॉक है म्यू mg का वो इस पॉइंट के अबाउट इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे प्लस म्यू mg, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी a बाई 2 हो जाएगा। नॉर्मल का टॉक ऑपोजिट है इस पॉइंट के अबाउट, तो नॉर्मल का, और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, mg के इक्वल, तो मैंने नॉर्मल की जगह पर mg लिख दिया, और ये डिस्टेंस भी a बाई 2 है तो a बाई 2 से इक्वेट कर दिया। mg तो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट mg का टॉक 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम f कैलकुलेट करें तो a बाई 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, और हमें एक्सटर्नल फोर्स 1 माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई mg मिल जाएगा। ये चाहिए था हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताने के लिए कहा गया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, f एक्सटर्नल फोर्स और फिर माइनस म्यू mg
फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब F की जगह पे 1 माइनस म्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, mg को कॉमन कर लो, तो 1 माइनस म्यू है, mg कॉमन हो जाएगा तो ये माइनस म्यू ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 म्यू आ गया, और mg यहाँ से कॉमन है और m कैंसिल हो गया तो g बच गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में एक रॉड है जो एंड पर हिंज्ड है वर्टिकल वॉल में, ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया, रोटेट करता हुआ ऐसे वर्टिकल जब पोजीशन से गुजर रहा होगा तब ये हिंज इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, हमें ये बताना है। तो हिंज का जो फोर्स है वो डेफिनेटली वर्टिकल रॉड ऐसे है तो फोर्स जो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेंटर पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है रॉड का वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सेंटर ऑफ मास के पास जो भी एक्सेलरेशन होता है वो नेट फोर्स प्रोवाइड करता है, तो सेंटर ऑफ मास के पास यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल mv स्क्वायर बाई आर, मतलब v स्क्वायर बाई आर, जिसमें हम r की जगह पर क्या यूज करेंगे, l/2 का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर चाहिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जानने के लिए हमने यहाँ इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया mg l/2, क्योंकि ये लेवल है, इस लेवल से ये कितना ऊपर था, l/2 लेवल ऊपर था, इसको हमने रेफरेंस लेवल माना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं। जब ये रॉड इस वर्टिकल पोजीशन पे आएगा तो सेंटर ऑफ मास तो रेफरेंस लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। वैसे आप रेफरेंस लेवल यहाँ भी मान सकते हैं। तब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mg l/2 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली mgl लेंगे, सॉल्व करके वही आएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो होनी चाहिए सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रॉड एंड पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने से हमें ओमेगा पता चल गया 3g बाई एल, और ओमेगा जैसे ही पता चला हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v इक्वल्स टू r ओमेगा से मिल जाएगा, जिसमें r की जगह पे l/2, ओमेगा की जगह पे 3g बाई एल पुट किया हमने। इसको सॉल्व करके 1/2 √3gl, आप कैलकुलेशन देख लेना। अब क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, सेंटर तो ये है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में n हो गया और mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स n माइनस mg माना जाएगा, और यही सेंटर ऑफ मास को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r प्रोवाइड करेगा, जिसमें से r जो है सेंटर ऑफ मास के लिए कितना है, l/2, तो ये m बाई r, m बाई l/2 इनटू अब v स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1/4 हो जाएगा, और ये 3gl में से रूट हट चला जाएगा, यहाँ पे बच गया 3gl। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इसको 2 बना देगा, l कैंसिल 3/2 mg आ गया, और ये mg उधर जाके प्लस हो गया, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg/2 हो गया, 5 mg/2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमारे पास एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आइसोलेट कर लिया चार्ज करके। तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ, इस सरफेस पे पार्शियल चार्ज इंड्यूस होगा जिसको हमने माइनस सिग्मा इंड्यूस कह लिया, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा जिसे हमने प्लस सिग्मा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर लिया। अब हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो थ्योरेटिकली कितना होना चाहिए, थ्योरेटिकली हमें पता है कि वो E0 जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 1/k टाइम्स होना चाहिए, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई मतलब एक सरफेस की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, मैं डायरेक्टली नेट लिख देता हूँ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स हो गया। ये तो ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब जरा हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 इस तरफ है, और ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ये दोनों मिलके यहाँ E इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप कर रहे हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में E इंड्यूस्ड होने की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होना चाहिए वो E0 माइनस E इंड्यूस्ड होना चाहिए। तो E इंड्यूस्ड अगर हम अलग से लिख लें तो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा इंड्यूस्ड, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों फेसेस की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐड हो जाएगा, और E0 हमें पता ही है, E0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा E0 माइनस E इंड्यूस्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, तो E0 की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा हमें, माइनस इंड्यूस्ड सिग्मा इंड्यूस्ड
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये दोनों ही, ये जो है वो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो दैट इज ड्यू टू थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ड्यू टू बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और ये जो है ये एक प्रैक्टिकल या एनालिसिस हो सकता है। तो दोनों इक्वेशन हमें सेम पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। जब दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखो। हमें क्या चाहिए, सिग्मा इंड्यूस चाहिए। तो सिग्मा डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इधर लेके आते हैं, उसको क्यों हमें चाहिए तो सिग्मा अपन, और एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही हो जाएगा। तो सिग्मा इंड्यूस्ड हमें मिल जाएगा सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के, ये उधर जाके माइनस हो गया। यही हमसे पूछा गया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिया, और ये हाफ एरिया जो है ये आधा आधा ये पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल अप कर दिया गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E2 है, तो इनमें रिलेशन हमें बताना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से जो नेट पोटेंशियल है पूरे सिस्टम का डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये फर्स्ट हाफ और ये फर्स्ट हाफ लें और ये सेकंड हाफ और इसका इधर वाला सेकंड हाफ, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो E1 यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल होगा। एक बात से अगर दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पोटेंशियल तो चेंज होता है, डेफिनेटली चेंज होता है। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले V0 था, तो अब V0 बाई के हो जाएगा, लेकिन V0 बाई के हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 बाई के होगा, और इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 बाई के होगा। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर क्या होगा, सेम। और जहां तक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चार्ज का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कुछ इंड्यूस्ड भी हुए हैं। अब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की कहाँ कितना इंड्यूस अगर ऐसा पूछा गया होता तो भी हम उसको करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में E1 इक्वल्स टू E2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक प्लैंक रखा है, और ये सिलेंडर रोल कर रहा है प्योर रोलिंग मोशन में, और इनके बीच में रिलेटिव, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो क्या होगा, सिलेंडर की वेलोसिटी v मान लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा होना चाहिए। हमें पता है रोलिंग मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है, 2v। तो क्योंकि ये जो प्लैंक है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कनेक्टेड है और स्लिपिंग नहीं हो रही, तो ये भी 2v से आगे ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का हमें रेशियो बताना है। तो जो प्लैंक है उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी फॉर प्लैंक अगर हम लिखना चाहें तो हम सिंपली हाफ mv² लिखेंगे, 4v² कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2v का स्क्वायर है ये, 2mv²। ये तो प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्वेश्चन में लिखा है प्लैंक और जो सिलेंडर है दोनों के मासेस क्या है, सेम। तो ऐसे कंडीशन में जो एनर्जी होगी सिलेंडर की, उसकी वो हम लिखेंगे हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पे मैं डायरेक्टली mr²/2 लिख देता हूँ, और ओमेगा स्क्वायर को हम v²/r² भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके आता है 3/4 mv²। ये दोनों की एनर्जीज का रेशियो बताने के लिए अगर क्यों कहा गया है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो kp/ks, तो 8/3 ये आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका रेडियस, ये जो क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है जिसका रेडियस a है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है जो टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और हमें सेंटर से r डिस्टेंस पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जहां वेरी करता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, और उसके लिए हमें यूज करना चाहिए जो यहाँ पे जो पोटेंशियल, अगर हम अपने मन से, चलो यहाँ एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लेते हैं अपने मन से। अगर यहाँ कोई कंडक्टर होता तो उस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता, ई इंड्यूस्ड, वो होता d∅/dt। अब फ्लक्स यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए जोन में है, तो फ्लक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, d/dt πa²। ध्यान रहे πr² नहीं, πa² लिखेंगे, और a तो चेंज हो नहीं रहा तो वो तो कांस्टेंट है। तो इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, हालांकि यहाँ माइनस होता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, πa² dB/dt, ऐसा हमें इंड्यूस्ड मिल गया। अब ये ईएमएफ है, ईएमएफ है मतलब आप इस पूरे लूप में, अगर ये कंडक्टर होता तो इस पूरे लूप में यहाँ पर आप एक बैटरी मान लेते, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्विवेलेंट। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे रिलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, वो होता है -E.dr। E.dr होता है ऐसा,
और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर छोटे छोटे एलिमेंट में टेंजेंशियल होगा। तो ई डॉट डी आर से हम कैलकुलेट करते हैं पूरे लूप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ, तो माइनस पाई ए स्क्वायर डी वी बाई डी टी, ये यहाँ पे डी वी डी टी हो गया ऐसा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस सबके लिए सेम है, तो ई डॉट डी आर में से मैं ये माइनस हटा दो, ई को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर का मतलब हुआ, यहाँ पे मैं डी एल लिख देता हूँ, आर से आप ये डी आर नहीं ऐसा डी एल कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल का मतलब हुआ इस पूरे लूप का लेंथ, तो पूरे लूप का जो लेंथ होना चाहिए वो 2 पाई स्मॉल आर होना चाहिए। तो माइनस, ये माइनस तो चलो प्लस ही हो चुका है, पाई ए स्क्वायर डी बी डी टी। अब ये जो भी चीजें हैं हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो रेडियस आर पे कैसे डिपेंडेंट है, तो ये उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है जिसके टॉप मोस्ट सरफेस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और इस एच के अबाउट इसको हम टॉपल कराना चाहते हैं। तो जस्ट टॉपल कराने के लिए तो नॉर्मल यहीं से पास होगा, फ्रिक्शन तो है ही, यहाँ से पास हो रहा, तो इन दोनों के टॉक तो जीरो हो जाएंगे। तो फोर्स का टॉक इसके कम से कम इक्वल होना चाहिए, ऐसे जस्ट बड़ा होना चाहिए। तो इस फोर्स का टॉक हो जाएगा फोर्स इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज ए, और क्योंकि इसका टॉक इधर है और mg इसको टॉपल होने से बचा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज a/2, तो a/2 यहाँ लिख देंगे, a कैंसिल हो जाएगा, f इक्वल्स टू में मिल जाएगा mg/2, मतलब मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द क्यूब इज mg/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में ऐसा लिखा है कि एक वायर है जो यहाँ पे बेंट है, वैसे ये ओरिजिन जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो एक वायर है जो इन्फिनिट से इसमें करंट ऐसे आया और यहाँ से ये बेंड हो गया 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे बेंड होकर ऐसे इन्फिनिट पे चला गया, तो ये करंट इसी में ऐसे इधर इन्फिनिट पे चला गया। तो यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करो, ठीक, यहाँ पे ऊपर कोई भी डिस्टेंस डी मान लो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सेक्शन की वजह से जीरो होगा, क्योंकि एक लाइन ऑफ करंट पर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ इस सेक्शन की वजह से होगा, और ये जो पॉइंट है वो इस सेक्शन के लिए सेमी इन्फिनिट जैसा बिहेव करेगा, मतलब ये वायर जो है वो इस पॉइंट के लिए सेमी इन्फिनिट जैसा बिहेव करेगा। और सेमी इन्फिनिट तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड बचा, डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, और इस पूरे फ्रैक्शन की वजह से μ0I/4πd होता है सेमी इन्फिनिट के लिए। सेकेंड सिचुएशन में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम वायर के लिए हमने यहाँ पर सेम सिस्टम के लिए जो ऐसा था, यहाँ एक और वायर कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो I करंट इन्फिनिटी से आ रहा था उसमें से आधा इधर चला गया I/2 और रिमेनिंग हाफ इस तरफ चला गया I/2। तो अब उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, पूरा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसाइड करो। तो अभी भी ये जो सेक्शन है इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जीरो होगा, क्योंकि वहां पे वो जो है लाइन ऑफ करंट पर है, और ये वाला जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के लिए ये हो जाएगा सेमी इन्फिनिट, मतलब ये वाला फ्रैक्शन इस पॉइंट के लिए हो जाएगा सेमी इन्फिनिट। तो μ0I/4πd ये इस फ्रैक्शन की वजह से, और ये वाला जो फ्रैक्शन है उसके लिए भी तो ये सेमी इन्फिनिट जैसा हो गया। तो सेमी इन्फिनिट में μ0I/2, क्योंकि अब इसमें जो करंट है वो क्या है I/2 डिवाइडेड बाई 4/3, सॉल्व करके 3/8 μ0I/ सॉरी यहाँ पे 4πd कॉमन कर लिया, तो ये πd हटा दो यहाँ से, 3/8 μ0I/πd। बताना क्या है हमें इन दोनों का रेशियो, तो b1/b2 डिवाइड कर दो, 2/3 इसका रेशियो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, अ पॉइंट चार्ज q परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड टू द एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज के मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक करंट होगा, और वो इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाई ये एरिया πr², ये हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताता है। करंट कैसे निकालेंगे, q/t, एक चार्ज q जो है वो वहां से वापस कितनी देर बाद पास होगा, t टाइम बाद, जो कि t टाइम पीरियड होगा इसका, तो यूनिट टाइम बाद q/t चार्ज पास होगा। तो q/t इंटू a कर दिया, और t की जगह पे 2π/ω पुट कर दिया, तो यहाँ 2π और ये ओमेगा ऊपर चला गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें q⍵r²/2, ये तो हमें मिला मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I⍵। अगर हम यहाँ पर m होता तो हम इसको I कह सकते थे और ये ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता, नहीं है यहाँ पर m, तो हम एक काम करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और m से डिवाइड भी कर देते हैं। तो m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करने से बेनिफिट क्या हुआ, हमें μ इक्वल्स टू मिल गया q डिवाइडेड बाई 2m, और ये हमें मिला mr² और इंटू ओमेगा, और mr² इंटू ओमेगा मतलब I⍵, और I⍵ हमें क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम।
तो म्यू इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई 2m, और एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल एल से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके आओ। म्यू बाई एल की वैल्यू हमें मिल गई क्यू डिवाइडेड बाई 2m। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो किन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट होगा, तो उसका जवाब होगा क्यू एंड एम पर। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जो एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, और जिस एंड से अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से एल डिस्टेंस पर एक बीड है एम मास का। अब इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस बीड का जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है वो एल अल्फा होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब क्योंकि ये एक्सेलरेट कर ऐसे रोटेट कर रहा है तो भाई इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा हर मोमेंट पर, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, या ये जो भी इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तो ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एम एल अल्फा, ये तो इन दोनों के बीच में हमें मिला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब किसी भी टाइम टी पर, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट करता है शुरू, तो किसी भी टाइम टी पर जो इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए वो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओमेगा इनिशियल 0 है, तो किसी भी टाइम टी पर ये जो है एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है वो अल्फा टी होगी। अब कह रहा है कि कितनी देर बाद ये बीड स्टार्ट करेगा स्लाइड करना। जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी तक तो ये रेस्ट पे रहेगा जब तक फ्रिक्शन इसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा, उस जगह पर ये जाके मूव करना शुरू करेगा, इधर स्लाइड करेगा। तो डेफिनेटली वो कौन सी कंडीशन है ये हमें जानने के लिए क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर की जगह पर मैं डायरेक्टली एल लिख देता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एन की जगह पे एम एल अल्फा, तो म्यू इनटू एम एल अल्फा इक्वल्स टू एम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये जो L है वो एज इट इज, L दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, M जो है वो है स्मॉल m, M भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास म्यू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर। दो अल्फा है डिनोमिनेटर में, एक हटा दो, तो T इक्वल्स टू हमें मिलेगा म्यू डिवाइडेड बाई अल्फा। ये वो टाइम है जितने समय बाद ये बीड जो है वो स्लिप करना शुरू कर देगा। 27 में जो ग्राफ है वो तो आपके रटा हुआ है, वो जो मोशन इन 1D का ग्राफ होता है, वेलोसिटी का और हाइट का। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से, तो ये मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। 24 में मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, ये भी आपकी कॉपी में है और आप ढंग से इसको जानते हैं। 29 जो क्वेश्चन है इसमें 29 में स्टेटमेंट लिखा है, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है इन एन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड इलास्टिक कोलिजन में भी होता है, बिल्कुल सही बात है, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन में भी होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी होता है। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो बाकी के दो कोलिजन्स में इन इलास्टिक और पार्शियल इलास्टिक में तो नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ लीनियर मोमेंटम का कंजर्व्ड रहना ही पहले वाले स्टेटमेंट की वजह नहीं है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन भी यही असर्शन रीजन है। इसमें लिखा है अ ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी v ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और एक जगह पर जाके ये वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि अगर यही चीज इंक्लाइन प्लेन पर की जाए, इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करें v, तो डेफिनेटली ये जहाँ पे जाके रुकेगा, वहाँ जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 30 डिग्री अगर इंक्लाइन कर देते हैं, तो कह रहा है कि डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इन सेकंड सिचुएशन इज लेस देन डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी इन फर्स्ट सिचुएशन। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कौन है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, जो फाइनली कितना हो गया 0। तो डेल्टा के जो है इसमें अगर हम देखें तो ये जो डिक्रीज आया वो -12 mv² आया, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाली वेलोसिटी 0 तो हो गई, तो इतना डिक्रीमेंट तो हुआ ही, लेकिन एक एडिशनल चीज इसको मिली। कौन सी मिली एडिशनल एनर्जी? mgh, ये जो पोटेंशियल एनर्जी h हाइट ऊपर जाने की वजह से है, वो एक एनर्जी इसको मिल गई। तो यहां पर जो डिक्रीमेंट हुआ है
वो तो हाफ mv² का जीरो हो गया, ये दोनों केसेस में हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में इसको थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, कितनी मिल गई, mgh, इसलिए इस केस में डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दिस केस। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये तो 100% गलत है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम ज्यादा कर दो, 30 डिग्री से 60 डिग्री भी कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये तो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स पे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। तो हमसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the block and the surface decreases with increase in the angle of inclination। तो 100% ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 7/7/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ आपका ऑनलाइन टेस्ट, उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ 31 ऑनवर्ड्स। 31 नंबर क्वेश्चन में आपका एक 12 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेसिस्टेंस है, एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है, 3 ओम है, 2 ओम है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या कहोगे बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायोड का N साइड है, ये हमारा क्या होगा, तो रिवर्स बायस्ड होगा सर। ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। मतलब डायोड D1 कंडक्ट करेगा और डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा और डायोड D2 कंडक्ट करेगा, क्योंकि यह रिवर्स बायस्ड है और यह फॉरवर्ड बायस्ड है। आप कहोगे कि सर यह ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। सर ये ओपन सर्किट की तरह, इसको हटा दो सर ये शॉर्ट सर्किट कर दो आप, केवल 2 ओम बचा। सर टोटल रेसिस्टेंस हो गए 6, 4 और 2 6। सर करंट जो होगा 12/6 दैट इज 2 एम्पियर होगा सर। सो आंसर होगा बी सर। क्लियर बेटा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, है ना। रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम किया गया। आपको मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस रखते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। कॉपर आपका मेटल है, मेटल में ठीक इसका उल्टा होता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस रखते हैं, मतलब मेटल का टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का घटता है। कहता है ठंडा किया गया बेटा। आपको कि सर कॉपर स्ट्रिप है ना, द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप डिक्रीज करेगा, ठंडा किया गया, मेटल है, और जर्मेनियम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो आंसर विल बी सी। सो 32 का सी नंबर आपका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है न्यूक्लियस ऑफ मास m प्लस डेल्टा m इज एट रेस्ट, पहले रेस्ट में था, एंड इट डिकेज इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मास m/2 ईच। स्पीड ऑफ लाइट इज c, द स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज। तो बेटा इक्वल मास में एक किया है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाओगे तो कहोगे कि सर जो रिक्वायर्ड स्पीड होगा दोनों का वो अभी इक्वल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पहले जो क्या था, रेस्ट में था। अब जो एनर्जी इवॉल्व हुई वही काइनेटिक एनर्जी देगी। आप कहोगे कि सर एनर्जी इवॉल्व कितना हुआ, तो मास डिफेक्ट कितना है, तो सर m प्लस डेल्टा m और बाद में m, तो मास डिफेक्ट हो गया सर डेल्टा m। सो एनर्जी इवॉल्व होगा सर डेल्टा m इंटू c²। यही एनर्जी इवॉल्व जो है, जो एनर्जी रिलीज हुआ वही देगा काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे कि सर हाफ m/2 v², इसका भी मास m/2 है ना बेटा, ये कर दिए, जोड़ दिए दोनों को, तो यह हो गया m/2 v², डेल्टा m c², भी निकाल लिए, क्या मिला 2 डेल्टा m/m इंटू c। सो आपका 33 नंबर का आंसर हो गया c, 2 डेल्टा m/m। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है द काउंटिंग रेट ऑब्जर्व फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स एट t इज इक्वल टू 0 वाज 600 काउंट पर सेकेंड। इनिशियल एक्टिविटी था 1600 है ना। t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर यह हो गया 100 काउंट पर सेकेंड। काउंटिंग रेट बताओ जब t हमारा 6 सेकेंड हो। आप कहोगे कि सर आपने दो फार्मूला हमको बताया था रेडियो एक्टिविटी में, सिंपल रूप में a इज इक्वल टू a0/2 टू द पावर n, जहाँ a हमारा एक्टिविटी था और n कहा था t/th, जहाँ th हमारा हाफ लाइफ था। जब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड था तो a का वैल्यू आप कह रहे हो 100 और t इज इक्वल टू 0 पर है 1600।
तो बेटा 100 इज इक्वल टू होना चाहिए 1600 बाई 2 टू द पावर n। सो 2 टू द पावर n होना चाहिए 16, दैट इज 2 टू द पावर n होना चाहिए 2 टू द पावर 4। सो n इज इक्वल टू मिला 4, किसके लिए मिला? t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए मिला। तो t बाई टी एच 4 के बराबर, सो टी एच क्या हो गया, हाफ लाइफ कितना हो गया, तो 8 बाई 4 दैट इज 2 सेकेंड सर। अब आते हैं t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के लिए। आप कहोगे सर t इज इक्वल टू जो 6 सेकेंड था तो n हमारा क्या हो जाएगा, तो t बाई टी एच, तो 6 बाई 2 3। सर इस समय a जानना है, तो a कितना होगा, तो 1600 बाई 2 टू द पावर 3 दैट इज 1600 बाई 8 दैट इज 200। सो आंसर विल बी 200 सर, है ना। सो चॉइस इज डी। बेटे 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बता इन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज इज न्यू वन, देन सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज इज। बेटा वेवलेंथ याद करने के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ याद करने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताया था। जस्ट सीरीज नंबर आप याद रखो और तुम कहोगे कि सर लाइमन 1 है तो यह होगा 1 स्क्वायर बाई आर, बामर 2 है तो यह होगा 2 स्क्वायर बाई आर, पास्चन 3 है तो यह होगा 3 स्क्वायर बाई आर। ये वेवलेंथ की बात कर रहे थे, लेमडा की बात कर रहे थे। ब्रैकेट होगा 4 स्क्वायर बाई आर और पी फंड होगा 5 स्क्वायर बाई आर। बेटा यहां फ्रीक्वेंसी लिखा है, वेवलेंथ नहीं लिखा है। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा का। तुम कहोगे लेमडा एल होना चाहिए सर 1 बाई आर, लेमडा पी एफ होना चाहिए सर 25 बाई आर, क्योंकि 5वां सीरीज है सर। सो लेमडा एल बाई लेमडा पी एफ क्या हो गया, तो 1 बाई 25। सो सर उसको उलट देंगे तो यह फ्रीक्वेंसी के रूप में हो जाएगा, तो न्यू पी एफ बाई न्यू एल क्या हो जाएगा लाइमन के लिए 1 बाई 25, तो न्यू पी एफ क्या हो जाएगा, तो न्यू एल बाई 25। सो सर आंसर विल बी डी। बेटा सेम ढंग से आपका 36 नंबर क्वेश्चन हमने दिया है। थर्टी 36 नंबर क्वेश्चन में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तुम लोग जानते हो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है लेमडा इज इक्वल टू सर आपने पढ़ाया एच बाई पी, और पी का मतलब आपने पढ़ाया है सर एम बी। सर बोर्स थ्योरी में आपने पढ़ाया v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन, दैट इज सर लेमडा होगा क्या बेटा एच बाई एम बी, भी को क्या लिख सकते हैं वी नॉट जेड बाई एन, एन चला गया ऊपर। अब बता ग्राउंड के लिए हो गया तुम्हारा क्या लेमडा जी क्या हो गया, तो लेमडा जी हो गया सर एच बाई एम इंटू वी नॉट इंटू जेड। सर उसके बाद आपने दिया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का नाम दिया है लेमडा बी, तो लेमडा बी क्या हो गया सेकंड के लिए, तो एन 2 हो गया, तो ये क्या मिलेगा 2h बाई एम वी नॉट जेड होगा। तो क्या कहेगा लेमडा बी क्या है सर, लेमडा बी है 2 लेमडा जी। सो आंसर विल बी डी। क्लियर। नाउ कम टू द 36 नंबर क्वेश्चन। ये 36 तो हो गया तुम्हारा। 37 नंबर क्वेश्चन। थर्टी 37 नंबर में कह रहा है बेटा ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू ए पोलराइड ए। ए पोलराइड ए है, इससे आप कह रहे हो कि सर आई नॉट पास किया, तो बोलो इससे जो निकलेगा वह क्या होगा, आई नॉट बाई 2 होगा। अब एक दूसरा पोलराइड बी को ओरिएंट किया गया इस प्रिंसिपल एक्सिस से, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री टू रिलेटिव ऑफ दैट ऑफ ए था, इससे 45 डिग्री एंगल पर ए किया गया। आपको सर इससे जो लाइट निकलेगा वह कितना होगा, तो वह हमको जानना है। ये हमारा आई बी है, ये बी है। आपको कि सर आई बी बराबर होना चाहिए क्या, आई ए कॉस स्क्वायर फाइव माइनस लॉ। सर आई ए क्या है, तो आई है आई नॉट बाई 2, तो आई नॉट बाई 2
इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, फाइव है 45 डिग्री सर, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 मिलेगा, क्या हो गया I0/4। सो आंसर विल बी I0/4, आंसर सी। बेटे 38 नंबर क्वेश्चन में, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में मैं करवाया हूं। 38 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इफ I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी व्हेन द स्लिट विड्थ इज डबल। मैंने आपको बताया था कि अगर स्लिट विड्थ को डबल कर दें, यह हमारा स्लिट विड्थ है, प्रिंसिपल मैक्सिमा आपका इस रेंज में एकर करेगा, एरिया अगर ये है तो यहां से अगर आप कह रहे हो आई इंटेंसिटी का लाइट गया या I0 गया, I मैक्स जो भी यहां पे तुम्हारा ये मिला है ना, तो I मैक्स का मतलब होना चाहिए सर पावर बाई एरिया, कोई कहते हैं इंटेंसिटी, या एरिया यहां पर इस एरिया को हम लेंगे। जब स्लिट विड्थ डबल कर देंगे बेटा तो पावर भी डबल हो जाएगा, समझ रहे हो सर, पावर डबल हो जाएगा सर, P डैश है ना, यहां दिमाग में रखोगे, क्लास में भी मैंने बताया था कि व्हेन स्लिट विड्थ डबल पावर विल डबल। मतलब नया पावर अगर P डैश है तो P डैश आपको क्या होगा सर 2P के बराबर होगा। सर एरिया क्या होगा, तो बेटा ये जो है मान लो थीटा एंगल पर था, तुम कहोगे कि सर थीटा बराबर आपने पढ़ाया λ/d, यहां पर मीन मार्कर कर रहा है ना, यहां से यहां तक का क्षेत्र मैक्सिमा का कह रहे हैं सर, थीटा होना चाहिए λ/d। तो अगर आप d को दुगना कर दिए हो तो थीटा डैश क्या हो जाएगा, तो λ/2d हो जाएगा सर। मतलब थीटा डैश जो होगा वह θ/2 होगा सर, थीटा डैश θ/2 होगा, और ये एरिया तो डिपेंड करेगा इसी एंगल थीटा पर, तो थीटा हमारा आधा हो गया, मतलब एरिया भी क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, समझ रहे हो। सो सर A डैश हो जाएगा हमारा क्या, A/2। तो बोल अब I डैश मैक्स क्या होना चाहिए, तो P डैश बाई A डैश होना चाहिए, और P डैश क्या, तो 2P, और A डैश क्या, तो A/2, 2 चला गया ऊपर सर, P/A हमारा I मैक्स पहले का था, सो 2I मैक्स, 2 2 जा 4 हो गया, 4I मैक्स का नाम यहाँ I0 दिया है, तुम कहोगे कि सर 4I0, कोई दिक्कत नहीं सर। सो आंसर विल बी B। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका दो स्लिट है बेटा, एक स्लिट ये और एक स्लिट ये। एक पॉइंट P इस ठीक स्लिट के सामने लिया है, यह डिस्टेंस आपका D है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दे रहा है 2D। आप कहोगे कि सर एक लाइट रे यहां से गया, एक लाइट रे यहां से गया, सर ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो अंडर रूट 2D का स्क्वायर मतलब 4D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, दैट इज रूट 5D। सर पाथ डिफरेंस क्या हो गया, तो पाथ डिफरेंस हो गया सर रूट 5D माइनस 2D। सर ये पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमा के लिए क्या होगा, तो मिनिमा के लिए जानते हो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए,
एन लेमडा एन 2n + 1 लेमडा y2 वाला ले लिए लेमडा y2, तो डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। डी इज इक्वल टू क्या मिला, लेमडा y2 है ना, और √5 - 2। सो आंसर विल बी आपका डी, लेमडा y2 √5 - 2। नाउ कम टू 40 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन में आपका एक माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1.2 सेंटीमीटर है, एफओ दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर, यू नॉट दिया हुआ है बेटा 1.25 सेंटीमीटर। कहता है फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर बताओ। तो कोई कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए पहले लगा देते हैं हम लेंस फॉर्मूला 1/VO, VO हमको जानना है, -1/UO। सर UO है हमारा 1.25, तो -1.25 लेंगे बेटा, माइनस प्लस इज इक्वल टू होना चाहिए सर 1/FO, 1/FO हो गया सर 1.2। सर सॉल्व कर दिए, VO का वैल्यू निकाल दिए। सर VO आया 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला दिए हैं सर, जब फाइनल इमेज फॉर्म कर रहा हो इन्फिनिटी पर, क्या है फॉर्मूला, VO/UO × D/FE। सर VO है 30 सेंटीमीटर, UO है हमारा 1.25, सर LDV ले लेंगे 25 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ है 3। सर सॉल्व कर दिए, ये आया 200। सो आंसर विल बी ए। कोई दिक्कत नहीं सर। बेटे 41 नंबर क्वेश्चन में, ये भी क्लास में मैं आपको करवाया हूं। बेटा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है मैग्निफिकेशन वर्सेस इमेज डिस्टेंस। ग्राफ कुछ इस ढंग का है, इस पर आपने m लिया है, इस पर आपने v लिया है, यहां पर वैल्यू है तुम्हारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे दे रहा है ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह दे रहा है तुम्हारा c है, यहां से यहां तक। तो बेटा अगर हम इसको यहां पर तुमको कहें कि यह तुम्हारा m1 है, ये तुम्हारा m2 है, तो m2 - m1 दे रहे हो सर c, इतना ही बात। अब चूंकि m वर्सेस v का ग्राफ है, तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला से m वर्सेस v का ग्राफ तुम निकाल लो, ये इक्वेशन निकाल लो। तो कहोगे कि सर 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f होना चाहिए। सर v से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह हो जाएगा क्या, 1 - v/u इज इक्वल टू v/f। सर v/u को ही कहेंगे मैग्निफिकेशन। सो m इज इक्वल टू क्या मिला, तो m इज इक्वल टू मिला सर 1 - v/f। सर y इज इक्वल टू mx + c, देख रहे हो। अब बताओ m वर्सेस v का इक्वेशन मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन होगा, समझ रहे हो ना सब। तुम कहोगे कि सर m1 क्या होना चाहिए, तो इस समय v के m1 के लिए आप कह रहे हो सर v का वैल्यू a है, तो पुट कर देते हैं a, तो m1 हो गया सर 1 - a/f। सर m2 के लिए क्या होगा, तो 1 - v का वैल्यू है सर a + b, तो यह होना चाहिए सर 1 - a + b/f। ठीक है, तो बेटा ये हो गया कितना, 1 - a/f
माइनस बी वाई एफ, तो कहेगा कि सर m2 माइनस m1 क्या हो गया, तो m2 माइनस m1 हो गया सर माइनस बी वाई एफ। मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है तुम्हारा c है, तो कहेगा कि सर m2 माइनस m1 का मॉड अगर लें तो ये आया सर बी वाई एफ ही होगा सर, ये हमारा c है तो c इज इक्वल टू बी वाई एफ हो गया सर। सो व्हाट इज f, तो बी वाई सी। सो योर आंसर विल बी f इज इक्वल टू बी वाई सी। आंसर इज डी। कोई दिक्कत नहीं सर। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। बेटे यहाँ जस्ट आपका फिश इन पॉन्ड वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। तूने कहा कि सर ये एच हाइट पर है, एच डेप्थ पे है, रेडियस आर है, सर ये क्रिटिकल एंगल होगा थीटा सी, सर टैन थीटा सी कहेंगे आर वाई एच, मतलब आर बराबर कहेंगे एच टैन थीटा सी। सर साइन थीटा सी होता है म्यू, तो टैन थीटा सी क्या हो गया, तो ये है परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, हमें चाहिए परपेंडिकुलर वाई बेस, बेस हो गया सर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो आर बराबर मिलेगा सर एच वाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला पुट कर दिए, सारा डाटा पुट कर दिए। आपका क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ है आपका 4/3 बटा यह हो गया 4 चौक 16 बटा 9 माइनस 1 है ना। एलसीएम ले लिए सर, यह हो गया 15 इंटू 3, 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7। सो आंसर विल बी डी। ये था तुम्हारा 43 नंबर। नाउ कम टू 43 नंबर क्वेश्चन। बेटे एक लाइट रे दे रहा है तुम्हारा, इंसिडेंट हो रहा है ना वेक्टर फॉर्म में, और यह दे रहा है तुम्हारा वेक्टर ए इज इक्वल टू इंसिडेंट रे है 6√3 i कैप प्लस 8√3 j कैप माइनस 10 k कैप। मैं आपसे पूछूं ये a कैप बता, तो ये कैप क्या कहेगा, वेक्टर ए बाई इट्स मैग्नीट्यूड सर। तो यह हो गया सर 6√3 आई कैप, मैग्नीट्यूड निकालोगे 6 चौक 36 तिहाई जोड़ोगे सब है ना। ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तुम्हारा आया कितना, तो 20। तो कहोगे 6√3 आई कैप बाई 20 प्लस 8√3 जे कैप 8√3 by 20 j कैप माइनस 10 by 20 k कैप। अब मैं तुमको पूछूं कि a कैप डॉट k कैप बता, तो क्या मिलेगा सर, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k ही 1 होता है, डिफरेंट के साथ 0 हो जाता है। तो बेटा ए कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो केवल ये मिलेगा कि नहीं, तो कहेगा कि सर यह होगा माइनस 10/20, दैट इज माइनस 1/2। अब समझ सर, एक वेक्टर है ए, इंसिडेंट वेक्टर है सर, ये डायरेक्शन आपने कहा के कैप का, ये है हमारा वेक्टर ए, ये एंगल है हमारा आई। तुमको पूछें वेक्टर ए और के कैप के बीच कितना एंगल बन रहा है, क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में ही पूछा था, क्या कहोगे 180 माइनस आई होना चाहिए सर। तो यह हो गया 1 इंटू कॉस 180 माइनस आई होना चाहिए हमारा माइनस 1/2। आप कहोगे कि सर माइनस कॉस आई
इज इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, सो कॉस आई इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है बेटा कॉस 60 का वैल्यू, सो आई मिल गया सर 60 डिग्री। अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। आपका दिया हुआ है इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और इधर का √3, क्या कहोगे? √2 साइन आई इज इक्वल टू होना चाहिए सर √3 साइन आर, सर √2 साइन आई साइन 60 डिग्री, सर साइन 60 का वैल्यू कितना? तो √3/2 √3 साइन आर, √3 कैंसिल, √2 साइन आर आपको एक मिला सर 1/√2, मतलब आर कितना हो गया बेटा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। सिंपल क्वेश्चन 44 में आपका है, कहता है कनकेव मिरर ऑफ फेस viewing as focal length 0.4 meter. The distance at which you hold the mirror from your face in order to show your image upright with magnification 5. बेटा है ना, सीधा देख रहा है, आप कहोगे कि सर m बराबर +5 लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, m बराबर आपको फॉर्मूला दिया है f/f माइनस u, है ना, या -f/u-f, जिस रूप में लिखना चाहता है तो कहेगा कि सर दिस इम्प्लॉयज 5 इज इक्वल टू हो जाएगा सर कितना? तो -40/-40 -u। सर कैलकुलेट कर लिए, u इज इक्वल टू आया सर हमारा कितना? तो 160/5, कैलकुलेट कर ले 32 सेंटीमीटर सर, मतलब 0.32 मीटर सर। सो आंसर विल बी डी। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बता इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेबल से इतना एक्स डायरेक्शन है ना, ई का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 6 वोल्ट पर मीटर, ई नॉट का वैल्यू मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड तुम कहोगे कि सर 6 वोल्ट पर मीटर है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, है ना। इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बी विल बी, तो बोल ई है वाई डायरेक्शन में, प्रोपेगेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यह होना चाहिए जेड डायरेक्शन में। तो कहेगा कि सर आपने एक फॉर्मूला दिया था E0/B0 इज इक्वल टू सी, मतलब B0 बराबर क्या कहोगे बेटा? तो B0 बराबर हो गया सर हमारा E0/C, सर E0 है हमारा कितना? तो 6, और C जानते हो 3 × 10⁻8, सर यह हो गया 2 × 10⁻⁻8, किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। ओके, तो सारे क्वेश्चंस हो गए क्लियर, है ना? ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल।